Good morning everyone. Welcome to your social studies class. Let's continue the chapter history. Chapter 2nd from history, nationalism in India, page number 45. Salt March. We have completed till demand of Purn Swaraj. Now let's start Salt March. The Salt March or the Dandi March proved an effective symbol of resistance against कॉलोनिज़म. सो जो सॉल्ट मार्च, जो डांडी मार्च स्टार्ट किया गया, वो एक इफ़ेक्टिव सिंबल था जो कि कॉलोनाइजेशन था उसके अगेंस्ट में. द ब्रेक एनी ब्रिटिश लॉ वॉज श्योरली अ स्टेप अगेंस्ट कॉलोनिज़म, स्पेशली व्हेन सच अ लॉ एज सॉल्ट लॉ वॉज ब्रोकन. इफ हैड अ फार वाइडर and the whole structure of colonialism because of salt was something which was equally taken by the rich and the poor. So जो टैक्स से जो सॉल्ट पे लग रहे थे उसके लिए रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो रिच भी यूज़ कर रहे हैं और पुअर भी यूज़ कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पे हम एक डांडी मार्च स्टार्ट कर सकते हैं. Over the whole journey of 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi, thousands of people came daily to hear Mahatma Gandhi who told them the meaning of Swaraj. So 240 miles की जो जर्नी थी साबरमती आश्रम से डांडी तक में, उसमें thousands of people गांधी जी को ज्वाइन करते थे, आते थे उनके पास, क्या जहाँ पे गांधी जी उनको बताते थे कि एक्चुअल मीनिंग, होल और ट्रू मीनिंग स्वराज की क्या है. On 6th April 1930, when on reaching Dandi, he manufactured salt by boiling the sea water. It heralded the beginning of civil disobedience movement. So 6th April 1930 में जब गांधी जी एंड बाकी लोग जब डांडी पे रीच किए, पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Gandhi ji started his march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 for Dandi, the coastal town of Gujarat. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the salt law. He manufactured salt by boiling seawater. This marked the beginning of civil disobedience movement. और इसी के बाद से civil disobedience movement start हो गया. जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट कर दिए गए, लिकर शॉप जो है क्लोज़ की जाने लगी. पीजेंट जो थे, वो जो फार्मर्स थे, वो जो रेवेन्यू था उसको पे करने से रिफ्यूज़ करने लगे. चौकीदारी टैक्सेस जो थे उसको रिफ्यूज़ करने लगे. विलेज में ऑफिशियल्स जो है रिज़ाइन करने लगे, जो भी ऑफिशियल पोस्ट पे थे. एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ. और बहुत सारे प्लेसेस पे जो फॉरेस्ट के लोग थे, जो विलेज पीपल थे, वो फॉरेस्ट लॉ को भी वायलेट एंड ब्रेक करने लगे. With the launching of civil disobedience movement 1930 to 1934, a new chapter in the history of India was added. इसी के बाद से एक न्यू हिस्ट्री एक इंडिया में स्टार्ट हो गया आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. पीपल का रिएक्शन क्या था? इंस्टेड ऑफ मेलिंग ऑफरिंग सत्याग्रह, द पीपल नाउ बिगिन टू डिसोबे. सत्याग्रह उनको करना था लोगों को, लेकिन वो डिसोबे करने लगे हर चीज़ों को, और ऑल अनजस्ट लॉज एंड इवन अटैक गवर्नमेंट. और उसके बाद कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि वो गवर्नमेंट को भी अटैक कर देते थे. नाउ द पीपल डिड नॉट वांट डोमिनेंट स्टेटस और सेल्फ गवर्नमेंट इन इनिशियल इंटरनल अफेयर्स अलॉन्ग बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल. अब लोगों को फॉरेन रूल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी. और कुछ यंग इंडियंस जो थे लाइक भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु इवन ट्राइड टू अडॉप्ट रेवोल्यूशनरी मेथड्स टू गेट रिड फ्रॉम द रूलर फॉरेन रूल. रीलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और उसके बाद रीलॉन्च भी किया गया ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. आफ्टर बीच में एक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हुआ इन दिसंबर 1931, जब गांधी जी लंदन में गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए. लेकिन वो जो डिस्कशन था उसका कोई यूज़ नहीं निकला और वो डिसअपॉइंटेड इंडिया में वापस आए. आफ्टर दैट अब्दुल गफ़र खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वेयर इन जेल. और दोनों को जेल में भेज दिया गया, सेंड कर दिया गया, अब्दुल गफ़र खान और जवाहरलाल नेहरू को. सो महात्मा गांधी रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इसी के बाद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रीलॉन्च किया गया.
मीनिंग ऑफ द मूवमेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, इसके बाद अलग अलग ग्रुप्स के लिए इस मूवमेंट की अलग अलग मीनिंग थी, लोग इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से निकाल रहे थे। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो किसी भी तरीके वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसमें लार्ज स्केल में विमेंस भी पार्टिसिपेट कर रही थी। कंट्री साइड्स में जो रिच प्रीजेंट्स थे वो सिविल डिसोबीडियंस के सपोर्ट में थे और जो पुअर थे वो ये सारी चीज़ों को अगेंस्ट में थे और वो ये जो रिच थे वो इस प्रोग्राम का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बॉयकॉट कर रहे थे। So different section of society have a different point of view regarding this movement. Limit of civil disobedience movement, इसके बाद कुछ limits भी थी, like all social groups were not moved by the concept of स्वराज। जितने भी social groups थे हर एक ग्रुप स्वराज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा था। वन सच ग्रुप वॉज द अनटचेबल्स हु बिलोंग्स टू कॉल देमसेल्फ दलित अराउंड 1930s। एक ग्रुप ऐसा भी था जिसको अनटचेबल्स बोलते थे और वो खुद को दलित्स वो लोग बोलते थे। द मुस्लिम ऑल्सो कुड नॉट रिलेट टू दिस मूवमेंट, और मुस्लिम्स भी इस मूवमेंट से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी प्रोसेस के बाद, दलित्स फॉर फियर ऑफ अफेंडिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, गांधी जी कॉल्ड दलित हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और इसके बाद बहुत ज़्यादा केओस के बाद गांधी जी ने दलित्स को हरिजन बोलना स्टार्ट किया और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आफ्टर दिस स्टैंड्स ऑफ दलित लीडर्स, इसके बाद कुछ दलित लीडर्स ने भी स्टैंड लेना स्टार्ट किया। उन्होंने पूना पैक्ट स्टार्ट किया ऑफ सितंबर 1932 वॉज साइंड। इसमें जो डिप्रेस्ड क्लास थी, जो कि बैकवर्ड क्लासेस थी लाइक दलित्स एंड ऑल, इनके लिए सीट्स रिजर्व किए जाने लगे इन डिफरेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हिंदू मुस्लिम क्लैश, इसके बाद हिंदू मुस्लिम क्लैश स्टार्ट हुआ। From the mid of 1920, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu regions, nationalist groups like the Hindu Mahasabha. As relations between Hindu and Muslim worsened, Hindu-Muslim communal clash and riots occurred in various cities. उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो क्लैशेस था वो और ज़्यादा वाइडन होने लगा और ज़्यादा वर्स होने लगा, और जो कंडीशंस थी और वर्स्ट हो गई। डिफरेंस बिटवीन हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। तो जैसे हिंदू ने अपने लिए हिंदू महासभा एसोसिएट फॉर्म की, इस्टेब्लिश की, उसी तरीके से मुस्लिम्स ने भी सर मोहम्मद इकबाल, द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, और उसी तरीके से मुस्लिम लीग स्टार्ट हुई और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। सो डिफरेंस क्या था हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग में? The Congress and the Muslim League made effort to talk again for unity in 1927. It appeared that such a unity could be possible. Muhammad Ali Jinnah or Muslim League was willing to give up demand for separate electorates for two conditions. Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly. मुस्लिम्स के लिए ये उनको अश्योरेंस दी गई कि जो सेंट्रल असेंबली है उसमें उनके लिए सीट्स रिज़र्व की जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन होगा और दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगे। पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। सो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा असेंबली में वो इक्वली होगा। नेशनलिज्म थ्रू एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो एक सेंटीमेंट था, उसको डिफरेंट हिस्टोरिकल चीज़ों से भी अटैच किया गया। लाइक बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई, फिक्शंस, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग
ऑफ नेशनलिज्म। और डिफरेंट कल्चरल प्रोसेस के थ्रू जो हिस्ट्री है, जो फिक्शन था, सॉन्ग्स था, इन सारी चीज़ों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। इट वॉज सीन इन इंडिया ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इसके बाद डिफरेंट स्कॉलर्स थे, डिफरेंट सिंगर्स थे, लाइक भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम सॉन्ग रिलीज़ हुआ, आनंद मठ सॉन्ग रिलीज़ हुआ, इमेज जो है, जो फर्स्ट इमेज थी भारत माता की, वो पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स भी स्टार्टेड हुई इन बेंगला, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड इन मद्रास नतीशा शास्त्री collected massive collaboration of folk tales and songs which led to the movement for folk revival. So this is a chapter, and in our next class we will do question and answer of this chapter.